हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी रश्मि। मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। अभी हम देखने वाले हैं सेंट्रल टेट 2024 का क्वेश्चन, अभी जो जनवरी में हुआ था। इसमें हम डील करने वाले हैं सेट आई को। यहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे फर्स्ट में रहता है सीडीपी, देन सेकंड में मैथ रहता है, फिर थर्ड पार्ट में रहता है आपका ईवीएस रहता है यहाँ पे, फिर फोर्थ है लैंग्वेज, फिफ्थ भी है लैंग्वेज, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन अब हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सीडीपी का पहला क्वेश्चन है कि वाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन क्लास, तनुज टेल्स हिज फ्रेंड दैट ही विल पार्टिसिपेट इन द javelin throw and his sister can participate in jump rope because he is a girl and girl can't throw javelin. This depicts, ये क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे बोल रहे हैं कक्षा खेल में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता। ओके फ्रेंड्स, फिर ऐसे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश डैश डैश, आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग के बाद फिर दिया है गेप, उसके बाद आप हमको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट है इनकरेजिंग मल्टीपल आंसर। और यहाँ पे आएगा इनकरेज करता है मल्टीपल आंसर्स को, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और सेकंड है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसका आएगा इन अ फिक्स्ड ऑन अ वन करेक्ट सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं आप? अब सारी चिंतन आपका क्या करता है? तो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। वहीं पे अभिसारी क्या करता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या करता है? तो एक सही समाधान पर स्थिर रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है तथा अभिसारी चिंतन है एक सही समाधान पर स्थिर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। समावेशी शिक्षा के लिए क्या सही नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे, ये तो सही है। फिर दूसरा दिया हुआ है समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता हो, ये भी सही है। फिर थर्ड आपका दिया है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ये तीनों ही पॉजिटिव है, तीनों सही है, हमें नॉट वाला चूज करना है। तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है फ्रेंड्स। आंसर क्या है इसका? फोर्थ आंसर जाएगा। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन बोल दिया है, मानक मतलब स्टैंडर्ड, तो हमें समावेशी शिक्षा में स्टैंडर्ड नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट है कि आसपास ही एक समावेशी कक्षा केंद्र होता है। तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता, स्टैंडर्ड वाला बात ही नहीं होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, और हमें गलत ही छांटना था। तो आंसर नंबर फोर आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है असर्शन दिया है लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रीजन दिया है इसमें फाइंडिंग पैटर्न एंड मेकिंग लिंकेज विथ प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। तो यहाँ पे आपका अभिकथन है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। फिर रीजन इसका दिया पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप में संसाधित करने में मदद मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रीवियस नॉलेज होगा तो ऐसा ही होगा कि आपको नॉलेज बिल्ड करने में मदद मिलेगा। तो इसमें असर्शन रीजन दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है फ्रेंड्स, दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम देखते हैं। फिफ्थ क्या बोल रहे हैं कि असर्शन में दिया है चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। रीजन में दिया है चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। अभिकथन बोल रहे हैं कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। हाँ, ये तो सही है। रीजन है बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है फ्रेंड्स। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। इसका जो रीजन दिया है वही गलत है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है।
ये गलत है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है? 6 में दिया है अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन परसिस्टेंट एफर्ट एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। असफलता और सफलता दोनों के लिए एक आंतरिक आरोपण। ओके फ्रेंड्स, इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलर एज वेल एज सक्सेस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। 7 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का की प्रिंसिपल क्या है? प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें आपका करेक्ट है। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक टास्क। ओके फ्रेंड्स, प्रामाणिक कार्य पे ही बेस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट है। आप बाकी ऑप्शन को खुद ही पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। जो आंसर है बस उसी को बता रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है पहले में क्या दिया है? मानकीकृत परीक्षण से सबसे अच्छा होता है। फिर छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। निष्क्रिय प्राप्तकर्ता तो होना ही नहीं चाहिए, गलत है। फिर मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा होगा, ये भी गलत है। थर्ड ही सही है फ्रेंड्स। फिर ये फोर्थ क्या दिया है? पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, ये भी गलत है। पूर्व निर्धारित पहले से हो गई या सार्वभौमिक कर दिए हैं तो सीख नहीं पाएगा। आपको चाहिए कि ऑथेंटिक टास्क दे बच्चों को, तभी वो प्रगतिशील एजुकेशन हो पाएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन अ विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो 8 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में की जाती है तर्क, चिंतन, समस्या समाधान। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। लेव वागोत्स्की प्रपोज दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन। तो इसमें क्या है? लेव वागोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स 9th का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इनर स्पीच करेक्ट है। निजी वाक मतलब बोल बात करना। ओके फ्रेंड्स, इनर स्पीच 9 का 2 आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आपका 10। असर्शन यहाँ पे दिया है। इन लॉरेंस कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग consequence of act to determine whether they are good or bad, to understand that rules and law are flexible and can be changed। फिर इसका रीजन दिया है। लॉरेंस कोलबर्ग argues that moral development occurs progressively in stage। अभिकथन आपका क्या दिया है? लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। फिर आपका रीजन दिया है इसमें। लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो 10 का फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ये जो असर्शन दिया है वो भी सही है नैतिक विकास के सिद्धांत के संबंध में, कि इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं, ये भी सही है। और जो रीजन दिया है आपका कि लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, तो ये दोनों ही सही है फ्रेंड्स। आपका असर्शन रीजन दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है 10 का। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं। 11 बोल रहे हैं एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस which of the following set represents correct match of intelligence and associated characteristics।
हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। ये जो है म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड कंपोजिशन स्किल, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, ये जो है वो आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषता को करता है? तो ये पहला वाला तो आपका रॉन्ग है। अतवैयक्तिक इंट्रापर्सनल, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। फिर इंट्रापर्सनल में दिया है फ्रेंड्स, और ये तार्किक गणितीय है, तार्किक गणितीय में नृत्य करना दे दिया है। फिर ये स्थानिक में प्राकृतिक वातावरण का दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम चारों पेयर को अगर देखेंगे तो ये तीसरा वाला ही सही है, संगीत में है और प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, सीखने के लिए क्या सही नहीं है बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें है आपका 12 का है ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। यही आपका नॉट करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि लर्निंग अधिगम के बारे में पूछा है जो सही नहीं है उसको। तो पहला क्या बोल रहा है कि अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर, ये तो सही है। दूसरा बोल रहा है कि अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, ये भी सही है। फिर तीसरा है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, ये भी सही है। तो ये बोल रहा है कि लास्ट वाला है लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस, प्रोसेस से ज़्यादा ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाई निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो आपका ये डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगा फ्रेंड्स इसमें। अब सारी चिंतन यही है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को बढ़ावा देता है। तो अब सारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है कोलबर्ग का, एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ऑन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आपका 14 का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, जो फर्स्ट लेवल है पहले स्तर का, जो सेकेंड स्टेज है दूसरे चरण, वही आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। तो इसमें होगा पहला स्तर का दूसरा चरण, एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल का दूसरा जो चरण है सेकेंड स्टेज है वो आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 15 देखते हैं। 15 में क्या लिखा हुआ है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड्स। तो इसमें दिया है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, जो वंचित वर्ग हैं उससे जो संबंधित स्टूडेंट्स हैं विद्यार्थी हैं उनके समावेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है फ्रेंड्स, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन। ओके फ्रेंड्स, तो हमें विविध परंपराओं के प्रति क्या करना चाहिए? जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या दिया हुआ है? तो 16 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि फीडबैक की एक विशेषता कौन सी है फ्रेंड्स फीडबैक की विशेषता? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है फ्रेंड्स, इट इज अ टाइमली एंड स्पेसिफिक, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो कौन सी है एक विशेषता? यह सामयिक भी होती है, टाइमली होती है एंड स्पेसिफिक होती है। अब इसको याद रखेंगे, टाइमली एंड स्पेसिफिक, यह है इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। 17 क्या दिया हुआ है? प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी
तो समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में, तो इसमें हमें देखना है आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट है। अंग हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। द लिम्ब कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द लिम्ब कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड एंड फीट। लिम्स जो होते हैं कंटिन्यू ग्रो फास्टर देन द हैंड एंड फीट। जो हाथ है और जो फीट है, आपके हाथ और पैर से ज़्यादा जो लिम्ब है वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया हुआ है। 18 क्या है? असर्शन है स्कूल कैरिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज। रीजन दिया है सपोर्टिंग स्टूडेंट टू अपहोल्ड देयर कल्चर आइडेंटिटीज फैसिलिटेट्स लर्निंग। तो इसमें आपका दिया है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। और रीजन में आपका दिया है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो 18 का आपका फर्स्ट करेक्ट है फ्रेंड, क्योंकि आपका असर्जन देखिए जो दिया हुआ है ना कि सांस्कृतिक ज्ञान को भी उचित स्थान दे, मूल्य दे, ये तो सही है। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करेंगे तो बच्चे आसानी से सीख सकेंगे एक दूसरे का लैंग्वेज वगैरह सब, सांस्कृतिक कल्चर जब सीखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। रीजन असर्शन दोनों ही सही है, दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो 19 दिया हुआ है, Which of the following would not be characterized as a formative assessment? कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? तो 19 का आपका थर्ड करेक्ट है फ्रेंड। जो थर्ड दिया है, एन असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन अ कंपेयरिंग स्टूडेंट्स एज पर एज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया। कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट का एज पर एज स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया से। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक है। तो फ्रेंड्स यही आपका नॉट करेक्ट है। तो ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। अगर आप एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना कर रहे हैं तो ये नहीं होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मतलब थर्ड करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। 20 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का क्या है? पठन व वैफल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो 20 का आंसर है आपका 2, डिफिकल्टी इन अ फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। फोनोलॉजिकल मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। आपका पहला क्या दिया है? रचनात्मक समस्या, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया है रचनात्मक वाला। फिर थर्ड आपका दिया है शारीरिक समन्वय में, फिजिकल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत। फिर फोर्थ आपका दिया है डिफिकल्टी इन स्पेशियल अवेयरनेस, समझ में, जानकारी में। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है फ्रेंड्स। 20 का 2 है। ओके, धनात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। फिर है 21 क्या दिया है आपका फ्रेंड्स? 21 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन हेल्प assess a student's ability to evaluate information critically। बोल रहे हैं कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करना है फ्रेंड्स। 21 का आपका 2 करेक्ट है। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर द स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन। जब हम पर्सनल ओपिनियन लेते हैं ना तो हमको पता चलता है कि बच्चा कितना आकलन लगा रहा है। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया है इम्पेयरमेंट इज अ डेस दिया है, फिर कंडीशन, वाइल डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन। तो आंसर नंबर इसका क्या आ जाएगा? बाधिता एक है, खालिस्तान स्थिति है, तथा क्षमता एक खालिस्तान स्थिति है। तो 22 का जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। जो बाधिता है वो जैविक होती है, मतलब बायोलॉजिकल होती है, जबकि जो अक्षमता होती है ना वो कार्यात्मक होती है, फंक्शनल होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है। इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है। बाधिता जो है वो बायोलॉजिकल है, जैविक है, और अक्षमता जो है कार्यात्मक, फंक्शनल है। ओके फ्रेंड्स,
फिर क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। 23 क्या दिया हुआ है यहाँ पे। 23 आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। कॉग्निशन और इमोशन के बीच में क्या रिलेशनशिप, क्या चीज़ डिफाइन कर रहा है। कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच में संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है फ्रेंड। जो ये 2 दिया हुआ है ना वो करेक्ट है। इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है। यही चीज़ इसके लिए सही कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। 24 में क्या दिया है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड। कैसे आप लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं प्राइमरी क्लासेस में। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार का संसाधित होता है। तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है फ्रेंड। व्हेन टीचर्स यूज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल टू रिफर टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करता है। हमें बच्चों को प्राइमरी लेवल पे ठोस उदाहरण देने चाहिए, कॉन्क्रीट, क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा बुद्धि तो होती नहीं, होती है मतलब अमूर्त अवधारणा करने का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए नहीं होती फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है फ्रेंड। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल इंजॉयमेंट ऑफ द टास्क। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। आंतरिक जो आप खुद कुछ कर रहे हो उससे आएगी। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ओके फ्रेंड्स, 2 करेक्ट है। फिर ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं इसका 26 देखते हैं फ्रेंड्स। 26 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। क्या है एग्जाम्पल स्कैफोल्डिंग का। तो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स कौन सा आलम्बन के उदाहरण है। तो यहाँ पे थिंक अलाउड दिया है, हाफ सॉल्ड एग्जाम्पल है, रोट रिहर्सल है, क्वेश्चंस है, प्रॉम्प्ट क्यूजेस है। तो यहाँ पे आपका 26 का करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। ABCD क्या आएगा, A भी आएगा, B भी आएगा, C भी आएगा और ये D आएगा। तो क्या नहीं आएगा, ये रोट लर्निंग वाला। ओके फ्रेंड्स, ये बस नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो 3 दिया हुआ है वही आपका करेक्ट है। 26 का क्या जाएगा, 3 जाएगा, क्योंकि A आएगा थिंक अलाउड होगा, प्रॉम्प्ट वाला होगा, फिर C भी आएगा, क्वेश्चंस भी आएंगे, D भी आएगा, हाफ सॉल्ड एग्जाम्पल्स भी आएंगे, रोड रिहर्सल में नहीं आएगा। तो ABCD आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं फ्रेंड्स। 27 क्या दिया, इन द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट इज क्या कर रहे हैं, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि जो 27 का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। प्रॉक्सिमो डिस्टल समीप दूराभिमुख। ओके फ्रेंड्स, ये आपका करेक्ट है। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या हो रहा है कि आपका जो चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल बिफोर फाइन मोटर स्किल कर रहे हैं। मतलब ग्रॉस मोटर जो हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, फाइन मोटर स्किल से पहले वो डेवलपमेंट हो रहा है। प्रॉक्सिमो डिस्टल आपका आंसर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग इसका हिंदी देख लीजिएगा। यहाँ पे समीपस्थ दूराभिमुख दिया है, और कुछ बोलते हैं इसको हिंदी में, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं फ्रेंड्स। 28 क्या दिया हुआ है, एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है।
मूर्त को अलग कर रही है किससे, तो पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है फ्रेंड। यहाँ पे विकेंद्रण आएगा, डिसेंटरिंग आएगा, जो है डिसेंटरिंग है वो आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन दिया है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये सब तो है ही। तो इसमें पूछ क्या रहा है हमको, मूर्त संक्रियात्मक सोच को। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स डिसेंटरिंग आएगा, बाकी सब तो हमको पता ही है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये हाइपोथेटिकल रीजनिंग, सेंसेस, ये सब एक ही है, मतलब एक फेज का है इतना। डिसेंटरिंग विकेंद्रण आएगा, जो कि ना मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं फ्रेंड्स। 29 है, आफ्टर गेटिंग आउट in the game due to the rope getting stuck in her leg while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि उसे रस्सी से जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। पूर्व चलन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे इस टाइप का बिहेव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसको देखिएगा, इसके सारे अवस्थाओं को अच्छे से। बोल रही कि जानबूझकर आउट किया है, ये आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, 30 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हम देख रहे हैं कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, इसका क्या आंसर जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2 जाएगा फ्रेंड, लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। जो शिक्षार्थी होते हैं सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बाकी को भी पढ़ लेते हैं। पहला दिया है शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, पहला आपका गलत है फ्रेंड्स। तीसरा आपका दिया है व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होते हैं, ये भी गलत है फ्रेंड्स। फिर चौथा दिया है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है, दोहराव और रोट लर्निंग नहीं फ्रेंड, इससे भी नहीं होती। 3 तो निगेटिव में दिया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स इससे आपका ये सारा क्वेश्चन डील हो गया है। आप देख रहे हैं कि आपने क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लिया है हमने। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में सब बने रहे फ्रेंड्स, ताकि इससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी वीडियो डालते रहूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।